जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीमलाइन जीके। आज हम साहित्य से संबंधित एक महान कवि और साहित्यकार कालिदास के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ साहित्य से संबंधित इससे संबंधित और भी बहुत सारे जो साहित्यकार हैं वन बाय वन उनसे संबंधित कुछ वीडियो बनाएंगे। महाकवि कालिदास जो कभी महामूर्ख के नाम से जाने जाते थे, ऐसा बताया जाता है कि कालिदास एक महामूर्ख व्यक्ति से महाकवि के रूप में उभर कर के सामने आए और इनकी जो कहानी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो कहानी मैं बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करें। विद्योत्मा नाम की एक बहुत ही विदुषी जो एकदम शास्त्रार्थ विद्या में पारंगत थी और उसे अपने शास्त्रार्थ विद्या पर बहुत ही घमंड था। अपने समय के जितने भी विद्वान थे, पुराने समय में आज के डेट में जैसे डिबेट होता है, उस ज़माने में जिसको भी अपनी विद्वता पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता था तो वो एक डिबेट का आयोजन कराया जाता था। ठीक है, उसमें उसको पुराने समय में शास्त्रार्थ, ठीक है ना, कि शास्त्र के आधार पर, यानी कि लूज टॉक नहीं, आपका जो आधार होना चाहिए वो शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे डिबेट में बहुत बार नहीं होता है कि अनाप शनाप कोई भी लॉजिक दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। शास्त्र के आधार पर जो शास्त्रार्थ होते थे, जो उस समय के डिबेट होते थे, वो शास्त्र के आधार पर आपको वो लॉजिक देना है। तो विद्योत्मा ने अपने समय के जितने भी विद्वान थे, ठीक है, उसको शास्त्रार्थ विद्या में जो है हरा दिया था। कोई भी ऐसा विद्वान नहीं बचा था जो विद्योत्मा से उस समय हरा ना हो। तो बहुत लोगों को ये जो है फील हुआ कि, और साथ ही साथ विद्योत्मा का एक ये था कि जब शास्त्रार्थ विद्या में जो है कोई हारता था विद्वान तो उसका उपहास उड़ाती थी। ठीक है ना, जैसे वो हारने के बाद एक होता है ना कि एक किसी का उपहास उड़ाना, तो उस व्यक्ति को बहुत ही वो चीज़ चुभती थी। तो उनमें से कुछ विद्वानों ने जो है ये प्रतिज्ञा किया कि इसका घमंड हम लोग तोड़ेंगे और इसकी शादी जो है किसी महामूर्ख व्यक्ति से करवाएंगे। तो कुछ विद्वान जो है उस महामूर्ख की तलाश में जो है जब निकले तो उन्हें कालिदास दिखे। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा ये महामूर्ख व्यक्ति हैं? तो कालिदास बताया जाता है कि उस समय जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो विद्वान मंडली थी उन्होंने जज किया कि इस व्यक्ति से महामूर्ख व्यक्ति हम लोगों को कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने उसको बुलाया, बुलाने के बाद जो है बहुत ही प्यार से उसे समझाया कि हम आपको बहुत अच्छा खाने के लिए देंगे और वस्त्र वगैरह पहनने के लिए देंगे, आपको हम लोगों के साथ एक जगह चलना होगा। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है नहीं करना है। विद्वानों ने बताया कि चलना होगा। तो कालिदास बोले कि ठीक है, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, साथ में चलेंगे। उन्होंने कालिदास से कहा कि तुम्हें एक काम करना होगा और इसका पालन करना होगा। तुम कुछ भी बोलोगे नहीं, यानी कि मुंह से कुछ भी बोलोगे नहीं। देखो, जब तक जो है कोई व्यक्ति जो है अपनी वाणी जो है सामने नहीं लाता है ना। अब कोयल और कौवे की पहचान तो इसी होती है ना कि जब दोनों बोलते हैं। तो जब तक कोई भी व्यक्ति जो है आपके साथ बात नहीं करता है तब तक उसके बारे में पूरा पिक्चर आपको क्लियर नहीं होता है। ये आज के डेट में पहले भी था। तो उन्होंने कहा कालिदास से कि कालिदास जी आप जो है कुछ बोलिएगा नहीं। और वो लोग जो है जहाँ पर शास्त्रार्थ का आयोजन हो रहा था वहाँ पर उसको लेकर के गए।
साथ ही साथ एक शर्त भी थी विद्योत्मा की, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम शादी करने का उम्र हो गया है। तो विद्योत्मा ने बोला ठीक है, जो व्यक्ति हमें शास्त्रार्थ में हरा देगा हम उससे शादी कर लेंगे। तो ये भी एक विषय था, ठीक है ना। उन विद्वानों ने सोचा कि बदला लेने के लिए जो है, अगर विद्योत्मा को जो है इस महामूर्ख व्यक्ति से जो है, अब देखिए बड़ा ही एकदम इंटरेस्टिंग जो है प्रसंग चलेगा, हरा देता है तो इससे इसकी शादी हो जाती है। तो इससे अच्छा तो बदला हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरह से वो हराने के बाद उपहास जो है उड़ाती है। तो उन्होंने क्या किया कि उस कालिदास को लेकर के जो है, जहाँ पर शास्त्रार्थ का आयोजन हो रहा था वहाँ पर गए, बोले कि ये हमारे एक बहुत बड़े शास्त्रार्थ विद्या में पारंगत पंडित हैं। और आज के डेट में आप लोग देखते होंगे कि बहुत बार नहीं होता है कि किसी नेता के आगे पीछे बहुत सारे जो है विद्वान व्यक्ति प्रशंसा करने के लिए, उनके शब्दों की व्याख्या करने के लिए कि नहीं नहीं इनके कहने का मतलब क्या है ना। तो इसी तरह से विद्वान मंडली जो है, जो 2-4 लोग थे विद्वान, वो कालिदास के आगे पीछे खड़े हो गए और बताए कि आज हमारे गुरुजी का मौन व्रत है और शास्त्रार्थ विद्या जो है इशारों में होगा। बोले कि ठीक है। तो विद्योत्मा ने जो है शास्त्रार्थ विद्या का आयोजन जब शुरू हुआ तो इशारों में ही प्रश्न पूछने थे। विद्योत्मा ने एक एक करके बहुत सारे प्रश्न पूछे, उसमें से कुछ प्रश्न हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाया। तो देखिए, जो व्यक्ति जिस कैटेगरी का हो, जिसका जितना ज्ञान होता है उतना ही वो समझता है, ठीक है। इसीलिए बहुत बार आपको परिस्थिति को समझना पड़ेगा कि हम जो बता रहे हैं सामने वाला उसको कैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। आप किसी प्रोफेसर को LKG UKG में बैठा दीजिए तो वो नहीं पढ़ा पाएगा बच्चों को। उनको पढ़ाने का तरीका दूसरा है, समझाना है। तो कालिदास ने जब देखा कि विद्योत्मा ने एक उंगली खड़ा किया तो कालिदास की देखिए समझ, कालिदास ने सोचा कि ये एक आंख फोड़ने की बात कर रही है, ठीक है, यानी कि तुम्हारी एक आंख फोड़ूंगी। तो कालिदास ने तुरंत 2 उंगली दिखाया। अब इस पर देखिए, जो उनके साथ विद्वान मंडली में लोग थे उन्होंने कहा कि विद्योत्मा का कहना है कि परमात्मा एक है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है ठीक है परमात्मा एक है, लेकिन वो आत्मा अर्थात जीव के बिना अधूरा है। जब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता है तब तक सृष्टि का निर्माण नहीं होता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा दोनों का एक साथ बताना ज़रूरी है कि आत्मा और परमात्मा के, यानी कि जीव, परमात्मा और जीव अर्थात आत्मा के मिलने से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो हमारे गुरुजी का ये कहना है, जबकि एक्चुअल में कालिदास कुछ और समझ रहे थे। लेकिन होता है ना कि आपके फेवर में, आपके सपोर्ट में दलील देने वाले लोग कैसे हैं। आज के डेट में भी होता है कि मतलब लोग अनाप शनाप कुछ भी बोल करके चले जाते हैं और उसके बाद उनकी व्याख्या करने वाले लोग आते हैं, देखिए उनका कहने का मतलब ये था, ऐसा था, वैसा था, और वो जो है अपना लॉजिक जो है देते हैं। तो विद्वान मंडली जो थी वो बोलती कि नहीं हमारे गुरुजी की तो जीत हुई। विद्योत्मा ने भी स्वीकार किया, ये बात तो सही है। फिर आगे इसी तरह से शास्त्रार्थ चलते रहा। विद्योत्मा ने ऐसे उंगली दिखाया 5, ठीक है ना। अर्थात विद्योत्मा का कहना था कि इंद्रियां 5 हैं और इससे हमारा शरीर का, ठीक है, निर्माण हुआ है। कालिदास सोचे कि हमें थप्पड़ मारने के लिए बोल रही है, तो कालिदास ने यूं घूसा मारने की बात की। अगेन विद्वान मंडली ने कहा कि देखिए विद्योत्मा जी का कहना है कि इंद्रियां 5 हैं, ठीक है, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि 5 इंद्रियों को मिलाने से जीव का निर्माण होता है। जब तक 5 इंद्रियां आपस में मिलेंगी नहीं तब तक जो है जीव का निर्माण नहीं होगा। तो इस दलील के हिसाब से भी मतलब कि कालिदास के पक्ष को जो है मजबूत किया गया और जीत उनकी हुई। इस तरह से शास्त्रार्थ चलते रहे और जो भी
जवाब कालिदास देते थे अपनी अज्ञानता में, वो कुछ और समझते थे, लेकिन उनका फेवर करने वाले, उनके पक्ष में बोलने वाले लोग इतने विद्वान थे कि उसको अपने अलग शास्त्र में जो है कन्वर्ट करके उसको व्याख्या करते थे, और इस प्रकार से विद्योत्मा हार गई और कालिदास जीत गए। शर्त के हिसाब से विद्योत्मा को कालिदास से शादी करना पड़ा। जब शादी के बाद जो है पता चला कि अब कहाँ छिपने वाली बात है, ठीक है, पता चला कि ये तो महामूर्ख व्यक्ति हैं। उसके बाद विद्योत्मा ने उनको तिरस्कृत किया कि आप तब तक मेरे पास नहीं आना जब तक पूर्ण रूप से विद्या हासिल नहीं कर लेते हो, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति नहीं बन जाते हो। इसमें भी देखिए, अब कालिदास जाते हैं, उनको बड़ा ही ये बात चुभता है, ठीक है, और जाने के बाद जो है बताया जाता है, उनका नाम ही है कालिदास, यानी कि काली का भक्त, माँ काली का भक्त। तो माँ काली की उपासना करते हैं, और माँ काली की उपासना के पश्चात जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि इतिहास में कालिदास को महाकवि कालिदास के नाम से जाना जाता है। और बताया जाता है कि उनसे बड़ा साहित्यकार आज भी उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं को आप देखिए, मालविकाग्निमित्रम उनकी पहली रचना थी, ठीक है ना। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमवंशी, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये इनकी जो रचनाएं हैं एक से बढ़ के एक। अभिज्ञान शकुंतलम विश्व के लगभग सभी भाषाओं में जो है अनुवाद किया गया है। यूं ही तो अनुवाद नहीं किया गया होगा, ठीक है ना। उसमें आपको जो कुछ भी बताया गया है, ठीक है ना, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा जो है अभिज्ञान शकुंतलम में बताया गया है। मैं किसी दिन विशेष रूप से जो है एक एक करके जो है जो भी हमारे इनके काव्य हैं उसके बारे में वीडियो हम बनाएंगे। तो इस तरह से कालिदास जो है बहुत ज्ञान हासिल करके जब अगेन विद्योत्मा के पास आते हैं, तो एक ज्ञानी व्यक्ति का होता है ना कि जब आता है तो द्वार से जब आवाज़ लगाते हैं तो विद्योत्मा समझ जाती है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि जब कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति और उसके अंदर एक विनम्रता वाली स्वभाव वाली जो है बात होती है, तो व्यक्ति जो है कोई भी आइडेंटिफाई कर लेता है उसके बोलने से, ठीक है। तो विद्योत्मा समझ गई कि कोई महान व्यक्ति आता है। उसके बाद विद्योत्मा ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि स्त्री के पास वो ताकत है कि एक महामूर्ख व्यक्ति को महाकवि के रूप में स्थापित कर दी, और महान को भी महामूर्ख बनाने में इन्हीं का हाथ है। इसलिए बी अलर्ट, ठीक है, स्त्री के पास वो ताकत है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि बहुत सारी स्त्री इसका जो है बेनिफिट ले। देखिए, किसी व्यक्ति को अगर आप महान बनाइए, ठीक है, महामूर्ख बनाने के बाद क्या होगा, महामूर्ख की ही बीवी कहलाएंगे। महान बनाइए, ठीक है ना। महान बनाने के बाद जो है, जैसे महाकवि कालिदास बहुत महान बने, उसके बाद जितना उनका नाम हुआ उतना विद्योत्मा का नाम नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे लोग विद्योत्मा को नहीं जानते हैं, है ना। इसलिए जानते हैं कि चलो महाकवि कालिदास की पत्नी थी, उनके साथ उनका किस्सा जुड़ा हुआ था, इसलिए जानते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल स्ट्रीमलाइन जीके को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के साहित्य से संबंधित वीडियो को देखने के लिए रेगुलर हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कुछ न कुछ साहित्य से संबंधित, जैसे प्रेमचंद की बहुत सारी गबन गोदान, इन सब उपन्यास के बारे में कुछ संक्षेप में जो है आपके साथ चर्चा करें, और साथ ही साथ कालिदास के कुछ जो काव्य रचना है उसकी भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ओके, जय हिंद।